हेलो एंड वेलकम टू ई सरल बच्चों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम नीट एग्जाम। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं और इसी के साथ साथ पीवाईक्यू का चीरा फाड़ी करके देखना है क्या क्या आया था पीवाईक्यूज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक ज्यादा आए थे, कौन से टॉपिक कम थे और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे वो किस टाइप के थे। कौन सा टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर आता है जनरली, कौन सा टॉपिक इजी क्वेश्चंस लेकर आता है, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस है लास्ट 10 इयर्स के वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हूं हरीश पाटीदार और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग मैंने बीटेक किया है। लास्ट 5-6 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं नीट एंड जेई के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, मेंटर कर चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो कौन कौन से हो सकते हैं। जनरली जो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड उसके बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब की डिस्कवरी करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं, डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल इससे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर बोर मॉडल आता है। फिर बोर मॉडल के बाद डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग ये सारी चीजें आ जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आ जाता है बोर मॉडल के अंदर ही। और उसके बाद फिर क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं। क्वांटम नंबर्स के बाद फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी हम यहां पर पढ़ते हैं जिसमें श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ते हैं और फिर लास्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं चैप्टर के। तो ये पूरा चैप्टर का सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली बोर मॉडल पढ़ा है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो उससे पहले वेव्स के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कवरी ऑफ कैथोड, एनोड, इन सबसे जनरली क्वेश्चंस ज्यादा कवर नहीं होते। इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑलमोस्ट 15% क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके क्या क्या इंक्लूडेड है, एनर्जी निकालना, वेवलेंथ निकालना, फोटोन्स की एनर्जी, फोटोन्स की वेवलेंथ और ये सारी चीजें इस पार्ट में यहां पर कवर हो जाती हैं। इसके बाद देखें तो बोहर मॉडल आता है बच्चों। बोहर मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी हम लेके चलें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 20% क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। लास्ट 10 इयर्स की बात कर रहे हैं। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स 15% क्वेश्चन, बोहर मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 20% क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वांटम नंबर्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल से अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चन। खतरनाक डाटा है ये, देख लीजिए। इतना बड़ा चैप्टर, उसमें से क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, छोटा सा टॉपिक, एक लेक्चर का, 1.5 लेक्चर का, 1 या 1.5 लेक्चर, बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें से 40% क्वेश्चन। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस चैप्टर में 40% क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जो हम सीखते हैं, वहां से 15% क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्स। और बाकी के जो छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनसे 10% क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी तक पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में नीट के एग्जाम में। तो अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोहर मॉडल है एंड उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स एंड शेप ऑफ, सबसे ज्यादा क्वांटम नंबर्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। डेफिनेटली आप परसेंटेज से आइडिया लगा सकते हैं कहां आपको ज्यादा फोकस करना है। सो यू आर सपोज टू फोकस ऑन क्वांटम नंबर्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोहर मॉडल एंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड और फिर हम देखेंगे यहां पर क्वेश्चंस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें चलती हैं। वेव क्या होती है? वेव जो होता है वो सिंपली, अगर हम वेव का नाम ले तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ऐसी चीज आती है, कोई ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मूव करेगा तो उसके पास मोशन इस तरीके से होगा, मीन पोजीशन होगी और मीन पोजीशन से वो ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो अगर मैं वेव को ड्रॉ करना चाहूं, ये स्ट्रेट लाइन मेरी मीन पोजीशन है और यहां से मेरी वेव स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से ये मूव कर रही है, फिर आगे भी चलती जाएगी, ठीक है। तो इसमें वेवलेंथ होती है, वेव डेफिनेटली चल रही है तो उसकी कोई स्पीड भी होगी और उसकी एनर्जी भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, ये सारी टर्म्स होती हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक पोजीशन पर 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। इसके बाद ट्रफ और दो ट्रफ ले ले या दो क्रेस्ट ले ले। दो ट्रफ मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट या लोअर मोस्ट पॉइंट, जो भी हम बोल सकते हैं, ट्रफ और क्रेस्ट के ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप दो टॉप मोस्ट पॉइंट ले लें और इनके बीच की डिस्टेंस देखें, इस वेव को आगे तक ड्रॉ कर ले,
यहां तक और दो टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस देखेंगे तो उसको लैम्बडा बोला जाएगा, या दो लोअर मोस्ट पॉइंट ये नीचे जाएगी वापस से तो लोअर मोस्ट पॉइंट यहां आएगा, दो लोअर मोस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को भी लैम्बडा बोला जाएगा। ठीक है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पॉइंट की बीच की डिस्टेंस जो होती है वो लैम्बडा होती है, तो इसको यहां से यहां तक लिख सकते हैं हम, ये लैम्बडा के इक्वल है। इसी को वेवलेंथ बोला जाता है। वेवलेंथ को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सब हमें पता होना चाहिए। स्पीड क्या होती है, जनरली हमारे जो सिलेबस में है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पीड ऑफ लाइट से ही हमेशा ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल करेगी। इसके बाद बात करें वेव की एनर्जी की, तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू लिखा जाएगा। इसको ये जो है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू हो जाएगा। ईच क्वांटम का मतलब है यहां पर ईच फोटोन, वेव जो होती है क्या है, फोटोन ही है, तो ईच क्वांटम या ईच फोटोन की एनर्जी इस तरीके से हो जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसको बोला जाएगा H, और H की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, और इसका नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। H का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहां पर म्यू को हम c/λ भी लिख सकते हैं, स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ भी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास निकल के आ गए, वेव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्पीड एंड वेवलेंथ। और यहां पर हम डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू c/λ। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। c की वैल्यू हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कौन कौन सी रेडिएशंस कवर होती है, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, एफएम रेज, रेडियो वेव्स, ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वही हमारे सिलेबस में है, उन्हीं की हम बातें करेंगे। तो उनकी स्पीड भी जो हम होंगे स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल लेंगे। तो ये थी वेव्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ होता है वेव्स के लिए, और hc की वैल्यू को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम में देखें तो 12400 के इक्वल होती है, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 × 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको H की वैल्यू हमने यहां पर लिख ली 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड लिख लिया, और C की वैल्यू लिख ली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे H एंड C की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी जूल में, और उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और यहां पर स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, और वेवलेंथ को अगर मीटर में लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में लेना है तो हमने वो एंगस्ट्रम वाला फैक्टर भी ऑलरेडी एडजस्ट करके Hc की वैल्यू आपके लिए यहां पर निकाल दी है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम। तो जब भी आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाए और वेवलेंथ एंगस्ट्रम में दी हुई है तो आप डायरेक्ट Hc की वो वाली वैल्यूज यूज कर सकते हैं। क्या है वो वैल्यूज, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3100 एंगस्ट्रम। तो यहां पर वेवलेंथ दे दी गई एंगस्ट्रम में, एनर्जी पूछी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो E इज इक्वल टू hc/λ होता है। Hc की वैल्यू हमने वही यूज कर ली जो अभी पड़ी थी, और एनर्जी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछी जाए, वेवलेंथ एंगस्ट्रम में दी गई है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज करें, बहुत ईजी रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहां से हमने एक नई चीज सीखी कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम वाली जो वैल्यू है Hc की वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 × 10⁻34, ये हमें पता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस मच, नैनोमीटर पर सेकंड में दे दिया भैया, मीटर पर सेकंड की जगह नैनोमीटर वाली वैल्यू दे दी है। उसके बाद दिया गया विच वैल्यूज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ के इक्वल होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए
उसकी वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 6 इंटू 10⁻15। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो कि वेव्स की हमारी स्पीड होती है जनरली, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड। इसको सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं। और यहाँ फ्रीक्वेंसी की यूनिट थी, वो थी सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कर दिया, और डिवाइडेड बाय लैम्बडा जरूर है यहाँ पर। तो लैम्बडा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6 इंटू 10⁻15। ओके, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम, 6 इंटू, या फिर 6 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻17 की पावर -1 है, और इसको सीधा कर ले -1 को हम, तो क्या बन जाएगा ये 3 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻15। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ऊपर आ जाएगा 100। तो अप्रोक्सीमेटली जिसकी वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली बोल दो 50 नैनोमीटर। नैनोमीटर में क्यों आया? क्योंकि यहाँ ओनली नैनोमीटर बचा था, तो लैम्बडा की जो यूनिट है वो भी नैनोमीटर ही आएगी। और ऑप्शंस भी उसी तरीके से दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैच करें तो करेक्ट होगा ये ऑप्शन 4 के साथ मैच होगा, 50 नैनोमीटर। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम द AIPMT 2014। AIPMT 2014 का सवाल है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। लैम्बडा दे दिया गया है 45 नैनोमीटर। 45 नैनोमीटर इसका लैम्बडा है लाइट का। प्लांक कांस्टेंट दिया है, स्पीड दिया है, तो आपसे पूछा है एनर्जी। बहुत आसान सवाल, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। hc बाय लैम्बडा की वैल्यू हमें जस्ट फाइंड करनी है। h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻13 4, ये भी दिया गया है। और c की वैल्यू भी दे दी गई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा दे दिया गया है नैनोमीटर में। ध्यान रखें स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड की है, तो लैम्बडा भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो मीटर वाला यूज करेंगे। नैनोमीटर को मीटर में करते हैं 10⁻⁹, ये मीटर हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एनर्जी हम यहां पर निकालने वाले। तो जूल में हम यहां पर एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी कितनी आती है वो हमें देखना है। वैसे अगर हम देखें तो -15, -18, 11 एंड 15 है, तो ओनली 10 की पावर देख के ही आप आंसर निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 10 की पावर देखें आप कितनी हो सकती है। देखो यहाँ -34 प्लस 8 है, तो ये हो जाएगा -26 और नीचे है 10 की पावर -9। तो ये देखो एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10 की पावर -26 ऊपर था, -9 नीचे था, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 26 -9 कर देंगे तो वैल्यूज हो जाएगी 17, ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻17। तो और इसके बाद थोड़ा और इसको सॉल्व कर रहे 3 और ये हो जाएगा 15, और इसको अगर डिवाइड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 0.4 यहाँ बचेगा, 0.4 एंड 4 इंटू 10⁻⁻17 हो जाएगा। और उसको अगर ऑप्शन से मैच कराएं तो 4.4 इसको हम लिख सकते हैं, 4.4 इंटू 10⁻⁻18 लिख देंगे, तो ये इसी के साथ मैच कर सकता है। क्लोजेस्ट वैल्यू हमारे पास यही है, तो क्लोजेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारे सामने नीट के पेपर से, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 13680 किलोहर्ट्ज में दिया गया है, और द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द ट्रांसमीटर इज, वेवलेंथ पूछा गया है। सेम क्वेश्चन ऐसा नीट में पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368 किलोहर्ट्ज, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 किलोहर्ट्ज है, तो इसको हर्ट्ज में करने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर लैम्बडा जो आ जाएगा वो मीटर में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10⁻3, इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, ऊपर हो जाएगा ये 10⁵, ऊपर हो जाएगा 10⁵ और नीचे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1368,
तो 3 डिवाइडेड बाई 1368 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसको अगर अप्रोक्सीमेटली हम सॉल्व करें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3000 डिवाइडेड बाई 1368 इंटू 10⁻², ऐसा लिख दीजिए इसको। और अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, और 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हो जाएगा 219, या ऐसा हो सकता है। अब देखो ऑप्शन देखो बहुत ही क्लोज है, 219.2 219.3, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व अगर यहां करेंगे तो इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व करने पर वैल्यूज आ जाएंगी 219.3 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन बहुत क्लोज थे तो पूरा सॉल्व करना जरूरी था। ऑप्शन अगर ऐसे होते सेपरेटली होते, बहुत दूर दूर होते, तो फिर हम 219 वाला चूज कर लेते, लेकिन यहाँ 219.2 है, 219.3 है। तो करेक्ट आंसर जो कैलकुलेशन से आएगा वो 219.3 होगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं हम बोहर मॉडल पर। बोहर का मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये मॉडल बाद में गलत प्रूव हो गया। इंपॉर्टेंट क्यों है कि कुछ चीजें इसकी सही थी। सबसे जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट या अजम्पशन था बोहर का वो था कि यहां पर ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स या आयंस के ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, इस टाइप के आयंस या एटम्स पर ही एप्लीकेबल है। और यहां पर हमने डेरिवेशन करके रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जीज की वैल्यू फाइंड की थी, और वो जो फॉर्मूलेज आए थे उन्हीं को हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रेडियस जो होती है 0.529 n² होती है एंगस्ट्रम में, और एनर्जी की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन में -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। यहां पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, N क्या है, ऑर्बिट का नंबर है, जिसको हम शेल नंबर भी बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ वेलोसिटी है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/N मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बोहर मॉडल के, वो हमेशा याद होने चाहिए। इसी के साथ साथ एक यहां पर बोहर का बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था, MVR = NH/2π के इक्वल होता है। MVR को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, N यहां पर ऑर्बिट का नंबर है। तो ये पोस्टुलेट भी एक फॉर्मूले की तरह ही हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से क्वेश्चन है हमारे पास, द बेस्ड ऑन इक्वेशन E = दिस मच सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। एनर्जी दी हुई है, ये बोहर की जो एनर्जी थी वही है, लेकिन हमने जो बोहर की एनर्जी पड़ी हुई थी जनरली वो होती है -13.6 Z²/N²। यहाँ जूल में दे दी गई है, तो जूल में उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली को, तो ये वैल्यूज आती है। उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फॉर n = 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर negative energy than it does for n = 6, which means that the electron is more loosely bounded in the smallest allowed orbit। तो ये बात थोड़ी सी मुझे गलत लग रही है। जो लोएस्ट ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मोस्ट टाइटली बाउंडेड होता है, लूजली बाउंडेड नहीं होता है। तो वैसे तो ये वाला स्टेटमेंट ही इसको हम गलत बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा कि आंसर 1 है, ठीक है। क्योंकि जितनी कम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उतनी एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी निकालने के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, तो वहां से निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और फर्स्ट ऑर्बिट में ही वो सबसे ज्यादा टाइटली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया है। क्वेश्चन में नॉट करेक्ट ही हमें पूछा गया था, तो फर्स्ट ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। The negative sign is in equation simply means that energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव साइन है मतलब एनर्जी इसकी लोअर होगी फर्स्ट ऑर्बिट में, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, ऐसा दिया गया है। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है लार्जर द वैल्यू ऑफ एन द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। ये भी सही बात है, डिस्टेंस बढ़ गई तो ऑर्बिट की रेडियस भी बढ़ जाएगी। इसके बाद इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। इसको भी बिल्कुल सही बात है। डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड ऑर्बिट से थर्ड में आ रहा है तो हम E3 - E2 करके थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस निकाल के एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1।
तो इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2013 में, 2013 का क्वेश्चन है। नीट 2019 से क्वेश्चन हमारे पास फिर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन की लाइंस कौन सी होती है? तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बामर सीरीज की जो लाइंस होती हैं और जनरली फर्स्ट 4 लाइंस ही बामर सीरीज की जो होती है वो विजिबल रेंज में होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बामर सीरीज। नीट 2020 का क्वेश्चन फिर से हमारी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट इज 175 एंड 71। ये एक एलिमेंट है, हमें पता है यहां जो नंबर लिखा होता है वो मास नंबर होता है, और मास नंबर होता है Z प्लस N के इक्वल, उसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ जो नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और प्रोटॉन्स जो होता है वो Z के इक्वल होता है। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N को हम लिख सकते हैं 71 प्लस न्यूट्रॉन। A की वैल्यू भी है हमारे पास 175, 71 प्लस N, तो इसको सॉल्व कर देंगे, N की वैल्यू आ जाएगी 401, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 104, प्रोटॉन्स हो जाएंगे 71 के इक्वल, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 71। जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, तो 71, 104 एंड 71। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बोहर मॉडल के बाद बच्चों यहां पर आ जाती है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस कैसी होगी? तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, जैसे बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पूरा एक पार्टिकल है, उसकी कैलकुलेशंस करके एनर्जी, वेलोसिटी एंड ये सब चीजें फाइंड कर दी। लेकिन डी ब्रोगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ओनली एक पार्टिकल नहीं है, इसके पास वेव नेचर है। और उसी के साथ साथ बाकी पार्टिकल्स के लिए भी उन्होंने बोल दिया कि दुनिया के सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी और यही इसका स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लुइस डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट लाइट मैटर ऑल्सो हैव डुअल कैरेक्टर, इट एग्जिबिट्स वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट की तरह ही हर मैटर के पास डुअल नेचर होगा, इसमें वेव नेचर भी होगा एंड पार्टिकल भी होगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब वेव नेचर है पार्टिकल के पास तो उसका वेवलेंथ भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि हर वेव का वेवलेंथ होता है। और वेवलेंथ को उन्होंने बोला कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगा। मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय mv, और इसको इक्वल करेंगे तो लेमडा विल बी इक्वल टू h बाई पी। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो h है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से निकल के आता है। कोई भी पार्टिकल है उसका मोमेंटम p अगर हमें पता है तो उसका लेमडा जो होगा h बाई पी के इक्वल होगा। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जो हमने वेव्स में यूज किया था। तो h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, p मोमेंटम है, मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, ये आप सबको ऑलरेडी पता है। इसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? हाइजेनबर्ग ने बोला किसी भी पार्टिकल के लिए हम उसकी लोकेशन एंड उसका मोमेंटम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। तो वो अनसर्टेनिटी के बारे में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोजीशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। या तो h अपॉन 4 पाई से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। अनसर्टेनिटी इनटू मोमेंटम एंड पोजीशन। पोजीशन की अनसर्टेनिटी को डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया गया है, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को डेल्टा p से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर यहां पर देखा जाए तो मोमेंटम को हम m इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी रहेगी तो उसको डेल्टा वी बोल दिया। और इसी तरीके से हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय 4 पाई m से, हमेशा बड़ा रहेगा ये वैल्यूज। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम अगर देखें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम के लिए लिख दिया। इसी को हम एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ई मतलब अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इंटू टाइम, डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ये रिलेशन भी इसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, कहां से आया ये यहीं से कन्वर्ट कर दिया गया है, मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो डेल्टा इंटू डेल्टा टी बन गया है। इन दोनों को मिलाकर एनर्जी इंटू टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया है।
तो ये फॉर्मूला भी यहां से निकल के आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें याद रखना है। तो 3 रिलेशन यहां पर हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3, तीनों आपको हमेशा के लिए याद रखना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। नीट 2017 से क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? पहला है द अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल इज दिस मच, ये बिल्कुल सही बात है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, हमें तो रॉन्ग सेलेक्ट करना है। इसके बाद दिया हुआ है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू द ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है, हाफ फील्ड फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद दिया द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ 2p ऑर्बिटल इन द केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। 2s एंड 2p की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन लाइक एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम लाइक एटम है मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो उसके लिए एनर्जी जो है ओनली n पर डिपेंड करती है, s और p में सेम एनर्जी रहेगी, s और p में सेम एनर्जी रहेगी, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था। ये रॉन्ग क्यों है ये आपको समझ में आ गया, s और p में जो है सेम एनर्जी रहेगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग निकल के आती है, एनर्जी ओनली n पे डिपेंड करेगी, इनकी l की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगी, यहां n+l रूल से आंसर नहीं आएगा। n+l रूल कहां लगाते हैं? जहां पर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज द आवर करेक्ट आंसर। इसके बाद 4 स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्बडा इक्वल टू h/mv, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ ऐसे ही निकाली जाती है किसी भी पार्टिकल के लिए, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बात करेंगे बच्चों क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, हमेशा बहुत क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट इससे आता है। तो क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको s से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन सी शेल में है या कौन सी ऑर्बिट में है, ठीक है। इसकी वैल्यूज जो है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर वैल्यूज ये ले सकता है, n की वैल्यूज, ठीक है। इट रिप्रेजेंट शेल नंबर एंड एनर्जी, एनर्जी और शेल नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि बोहर में हमने देखा था एनर्जी जो होती है वो n² पे डिपेंड करती है, मतलब n के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एल जो 1 से इनफाइनाइट हो सकती है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट जो है वो NH/2π के इक्वल होता है, ये बोहर ने बोला था, तो इस पोस्टुलेट का भी हम यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की कैलकुलेशंस में, तो ये भी याद रखें, ये बोहर ने दिया था। इसके बाद n को किस किस को रिप्रेजेंट करता है? इट इंडिकेट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि n की वैल्यूज बढ़ती जाएगी, मतलब ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो उसको भी ये इंडिकेट करता है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिटरमाइन करेगा, और इन जनरल द हायर वैल्यू ऑफ n हायर इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, जनरली ऐसा होता है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट ए शेल कैन हैव इज 2n², कोई भी शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² के इक्वल हो सकते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या है कि ये सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, शेल के अंदर सबशेल होती है तो सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। अब सबशेल 4 टाइप की होती है, S, P, D एंड F। तो अगर यहां पर बच्चों देखा जाए तो S के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो ये वैल्यूज भी हमें याद रखनी है, ये वैल्यूज भी हमें याद रखनी किसी भी सबशेल के लिए। और L की जो वैल्यूज है वो हमेशा अगर N पे डिपेंड इस टाइप से करती है कि वो 0 से n-1 तक हो सकती है, 0 से n-1 तक वो वेरी कर सकती है। अगर n की वैल्यू 3 है तो L 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं होगा क्योंकि n-1 तक ही वो होती।
इसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम अलग है, ऑर्बिटल का अलग है। ऑर्बिट का होता है NH/2π, ऑर्बिटल का होता है H/2π इंटू L इंटू L+1, रूट ऑफ L इंटू L+1। तो L की वैल्यूज रखते जाएंगे, हर ऑर्बिटल का अलग अलग आता जाएगा। जैसे S के लिए L की वैल्यू 0 रखेंगे तो S के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, P के लिए कुछ और हो जाएगा, D के लिए कुछ और, F के लिए कुछ और। तो L की वैल्यूज हमें याद है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हर ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसके बाद देख ले, n की वैल्यू अगर 1 होगी तो L हमेशा 0 ही रह सकता है, n की वैल्यू 2 होगी तो L 0 1 हो सकता है, और अगर n की वैल्यू 3 हुई तो L 0 1 2 तीनों हो सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ L लिखा हुआ है, डोंट कंफ्यूज इट विद 1, ये L लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है बच्चों, वो होता है किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ओरिएंटेशन के साथ साथ इसके नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर m जो है वो हमेशा -L2 + L के बीच में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है या s सबशेल है, s सबशेल इसको लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। मेरे पास अगर s सबशेल है तो s सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 0 के बराबर, तो m जो होगा वो भी 0 होगा। और m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो m की यहाँ कितनी वैल्यूज है? ओनली 1 ही वैल्यू है जो 0 के इक्वल है, तो s के अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल होगा। इसी तरीके से अगर l की वैल्यू में 2 ले लूं तो m जो होगा वो -2 -1 0 +1 एंड +2 भी हो सकता है, -L से +L। तो ये 5 वैल्यूज इसके अंदर हो सकती है। तो अगर L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 मतलब मेरे पास D सबशेल है, तो D सबशेल के अंदर 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हमें पता भी है, dxy, dyx, dyz, dx² y² एंड dz²। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये D के अंदर होते हैं। इसी टाइप से P के अंदर 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, क्योंकि P के लिए m की वैल्यू -1 0 +1 होगी, और P के ऑर्बिटल होते हैं px, py एंड pz। F के अंदर हम देखें अगर तो L की वैल्यू 3 हो जाएगी, और M की यहां पर 7 डिफरेंट वैल्यूज आएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इस तरीके से 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो सकते हैं F सबशेल में। ठीक है, ध्यान रहे एक ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। तो ये सब यहां पर L और M और पॉसिबल ओरिएंटेशन एंड ऑर्बिटल्स की बातें की गई है। तो L 0 होगा तो ये S ऑर्बिटल हो गया, ये P सबशेल हो गया, ये D हो गया एंड ये F हो गया। उसके अंदर M की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितनी हो सकती है? पॉसिबल ओरिएंटेशंस का मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? S, P, X, Y, Z, और D के अंदर ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे। F वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो नीट के सिलेबस में नहीं है, 11th एंड 12th में हम और नीट में हम उनको नहीं पढ़ते हैं। तो F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, लेकिन वो कौन कौन से होंगे, उनका शेप कैसा होगा वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम ओनली px, py एंड pz पढ़ेंगे। px, py, pz का शेप कैसा होता है? अगर px ऑर्बिटल को ड्रॉ करें तो वो x एक्सिस के अलोंग यहाँ पर 2 लॉब्स होती हैं जिसको डंबल शेप बोला जाता है। py में क्या होगा? y ऑर्बिटल के अलोंग हो जाएगा, pz z ऑर्बिटल के, z एक्सिस के। dz² कैसा होता है? डोनट शेप का होता है। dx² y² जो है x एंड y एक्सिस के अलोंग 2 डंबल्स होते हैं। dxy होता है x एंड y एक्सिस से 45 डिग्री पर 2 डंबल्स होते हैं। yz में वही हो जाएगा, y एंड z एक्सिस के बीच में, एंड dxz में x एंड z एक्सिस के बीच में। तो इस तरीके से इनका शेप होता है बच्चों, जो आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछा गया था AIPMT प्री 2012 में, फिर से सेम एग्जाम सेम ईयर से। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। तो रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें लास्ट में आता है 5s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 5s1, और 4d में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर डेफिनेटली। तो रुबिडियम 37 है, उसके अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और उसके आगे भी हम लिख सकते हैं। एनर्जी का ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका 5s1 में आता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। तो इसके लिए अगर क्वांटम नंबर्स देखी जाए तो n की वैल्यू 5 होगी बच्चों, l की वैल्यू इसके लिए 0 होगी क्योंकि s सबशेल है, और स्पिन जो है इसका +1/2 भी हो सकता है एंड -1/2 भी हो सकता है। स्पिन कोई फिक्स नहीं होता। अगर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको क्लॉकवाइज भी भर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी भर सकते हैं।
तो आपकी इच्छा है जैसे भर दीजिए, दोनों कॉम्बिनेशंस करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 500 प्लस 1/2। अच्छा, एल की वैल्यू 0 है तो एम भी 0 हो जाएगा। तो 500 प्लस 1/2 भी पॉसिबल है, 500 माइनस 1/2 भी पॉसिबल है। तो अगर यहां देखें 500 प्लस 1/2 तो ये करेक्ट हो सकता है। ये 510 हो गया, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये पी ऑर्बिटल के लिए होगा। या 511 हो गया तो ये भी कभी नहीं हो सकता, ये भी पी ऑर्बिटल के लिए हो गया। 600 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एन की वैल्यू 5 है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान था बच्चों, जितनी थ्योरी हमने पढ़ी उससे ये क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से लेंगे AIPMT मेंस। ये AIPMT और नीट में क्या डिफरेंस है? पहले जो नीट था वो AIPMT नाम से हुआ करता था। 2002 में इसके 2012 में इसके 2 पेपर हुए थे, प्री एंड मेंस। तो ये मेंस का पेपर था। तो मेंस से जो क्वेश्चन आया है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने देखा था h/2π l इंटू एल प्लस 1 का रूट। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। कहां से आया? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है। और p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा h/2π 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। और ये हो जाएगा √2। इसको सॉल्व किया जाएगा तो h डिवाइडेड बाय √2π के इक्वल इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन से देखें बच्चों तो ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। फिर से क्वेश्चन नीट 2013 का हमारे सामने है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया गया है। देखो फिर से क्वांटम नंबर से क्वेश्चन, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू -1। ये 3 हमारे क्वांटम नंबर्स हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो n इक्वल टू 3 है तो यहाँ 3 लगा दिया, l की वैल्यू 1 है मतलब p ऑर्बिटल होगा, p सबशेल होगा, 3p लगा दिया। अब m इक्वल टू -1 कर दिया तो -1 कर दिया तो p का भी फिक्स कर दिया, या तो 3px यूज कर लो या 3py या 3pz, तो कोई एक ही हो सकता है। तो हमने -1 बोल दिया कि ये 3px है। तो 3px के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? अगर आप देखेंगे तो ये एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों की स्पिन अपोजिट रहेगी। तो फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? ओनली 2। सो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, AIPMT 2014 से हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 0। ये l इक्वल टू, तो n इक्वल टू 3 हो गया, l इक्वल टू 1 हो गया और m इक्वल टू 0 हो गया। 3 क्वांटम नंबर दिए हैं। ऑर्बिटल अगर देखें तो l इक्वल टू 1 होता है p ऑर्बिटल के लिए, और यहां पर हम बात कर रहे हैं n इक्वल टू 3 मतलब ये हो जाएगा 3p ऑर्बिटल। और 3p में भी एक वैल्यू फिक्स कर देंगे, वैल्यू फिक्स कर दी m इक्वल टू 0 है तो या तो आप 3px ले सकते हैं, 3py या 3pz, कोई भी एक ऑर्बिटल ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और उसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? ओनली 1 ऑर्बिटल। ठीक है, ओनली 1 ऑर्बिटल यहां हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, दैट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2016 का क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से रखते हैं तो n की वैल्यू इनके लिए सेम होगी और l की वैल्यू भी इनकी हमारे पास सेम होगी और इसके बाद m की वैल्यू भी हमारे पास सेम होगी। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इनका अलग रहेगा, एक का होगा +1/2 और दूसरे का होगा -1/2। तो स्पिन से हम पता लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर तो हैं लेकिन दोनों का स्पिन नंबर अलग अलग है, मतलब ये 2 अलग इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तीनों चीजें सेम होगी, ओनली डिफरेंस होगा स्पिन क्वांटम नंबर का। बहुत आसान सवाल था नीट 2016 से। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नीट 2016 का क्वेश्चन फिर से हमारी स्क्रीन के सामने है। स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस।
तो डी ऑर्बिटल्स का शेप हम देख लेते हैं। डी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, तो सबका शेप एक बार देख लें। डी एक्स वाई जेड जो या एक्स वाई जो ऑर्बिटल होगा वो इस तरीके का होगा, बहुत ही सुंदर डायग्राम। एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, एक्स एंड वाई एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल्स पर ये लॉब्स रहेंगी। ये जो है ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, सारे एंगल 45 होगा, ठीक है। डी वाई जेड भी ऐसा होगा, डी जेड एक्स भी ऐसा होगा। वाई जेड में क्या होगा, वाई और जेड एक्सिस के बीच में ऐसा कैसा डायग्राम बन जाएगा। जेड एक्स में क्या होगा, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में सेम इसी टाइप का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ डी एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में डिफरेंस होता है कि यहाँ पर भी दो लॉब्स होती हैं, या दो, ऐसा बोल दो, दो डंबल्स होते हैं। लेकिन जो ये डंबल्स होते हैं ये एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग होंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई के बीच में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली एक्स के अलोंग ही रहेगी और वाई के अलोंग ही रहेगी, तो एक्सिस के अलोंग हो सकती है। तो एक आंसर तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है। अब लास्ट में बच गया डी जेड स्क्वायर, तो इसको भी देख लीजिए। अगर ये जेड एक्सिस है तो डी जेड स्क्वायर जो है वो डोनट शेप का होता है, एक रिंग यहाँ पर भी होती है, इसमें डोनट शेप का होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग तो डेफिनेटली रहेंगे। ये डी जेड स्क्वायर हो गया और ये जेड एक्सिस थी। तो या तो ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, बाकी के नहीं होंगे, क्योंकि बाकी में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के बीच में 45 डिग्री एंगल्स पर। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। मैच करेंगे कहाँ हो सकते हैं सर, ए ऑप्शन में लिखे हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट वाला। और भी टॉपिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंस में ये सबसे लास्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स को कौन से शेल में डालना है, कौन से सब शेल में डालना है, कौन से ऑर्बिटल में डालना है, और उनका स्पिन क्या होगा। स्पिन दो ही टाइप का हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब को डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो n+l रूल यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा इसको डिसाइड करते हैं हम n+l रूल से। वो कैसे डिसाइड किया जाता है, n+l की वैल्यू अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन को पहले कहां से भरा जाता है, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, उसके बाद इंक्रीज करता जाएगा। सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर हायर एनर्जी, फिर हायर हायर हायर। और एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे हम ऑर्बिटल्स की, n+l रूल से, ठीक है। तो अगर n+l के लिए ऐसे ही हम कंपेयर करके देखें दो तीन ऑर्बिटल, जैसे मेरे पास 3p एंड 4d ऑर्बिटल है, तो इसके लिए कंपेयर करें तो इसके लिए n होगा 3 और l हो जाएगा इसके लिए 1, और इसके लिए n+l देखें तो 4 और ये 2, तो इसके लिए 6 है n+l की वैल्यू। तो इट विल हैव हायर एनर्जी, इट विल हैव हायर एनर्जी। तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स को हम एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, 1s 2s 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। अगर एनर्जी देखी जाए तो n+l का अगर वैल्यू देखी जाए तो इसके लिए 1 होगी, इसके लिए 2 होगी, और यहां देखा जाए 3 होगी, और इसके लिए n+l की वैल्यू यहां 3 होगी, ठीक है। तो अगर यहां और यहां n+l की वैल्यू सेम हो गई तो फिर क्या करेंगे, यहां तक तो डिफरेंट थी तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यहां सेम हो गई तो फिर क्या किया जाएगा, जिसके लिए n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो इन दोनों के लिए n+l सेम था और n की वैल्यू इसके लिए 2 थी और इसके लिए n की वैल्यू 3 थी, तो जिसके लिए कम उसकी एनर्जी कम, ठीक है। यहाँ n+l देखेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ n+l 4 हो जाएगा, फिर से उसी से कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, तो 3 वाले को कम एनर्जी दे दी। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है और इसको हम पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये n+l रूल हो गया, और ऑर्बिटल्स को एनर्जी में इस तरीके से अरेंज किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो लाइंस है ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5p। तो ये ऑर्डर हमें याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल विद l = 3 एंड n = 4। l की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वांटम नंबर से आ गया,
क्वांटम नंबर से ये आ गया। n की वैल्यू 4 कर दी, l की वैल्यू 3, तो अगर l की वैल्यू 3 हो गई तो l की वैल्यू 3 कौन से ऑर्बिटल के लिए, कौन से सबशेल के लिए होती है, s p d f, f के लिए होती है। और f के अंदर हम यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, f के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। l की अगर वैल्यूज देखा जाए तो ये हो जाएगा, और m जो हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 एंड +2, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। और ये भी मैंने बोला था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो जाएंगे 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो 2012 से स्टार्ट किया है हमने और 2021 तक जाएंगे। और आपने देख लिया है पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्वांटम नंबर से आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें यहां पर, सेकंड क्वेश्चन है मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83 बोहर मैग्नेटन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। 4 आयंस है यहां पर और किसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 2.83 है। AIPMT 2014 का पूछा गया क्वेश्चन नीट के अंदर। नीट के अंदर मतलब AIPMT जो था वो आज के जमाने का नीट ही था। तो इसके अंदर हमें बोहर मैग्नेटन 2.83 मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है। ठीक है, किसके अंदर देखेंगे, टाइटेनियम +3 से चेक करेंगे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर भी दे दिया गया भैया 22 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, आगे आ जाएगा ऑर्गन गैस 18 तक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक हो गया ऑर्गन। उसके बाद 4s2 और 3d2 होगा, 4s2 3d2 ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। 22 एटॉमिक नंबर है। अब देखो +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो ये 4s0 हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। ये हो जाएगा टाइटेनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर वाला जो है ये टाइटेनियम का है और टाइटेनियम +3 ऐसा हो जाएगा। अब देखें बच्चों, तो इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n × n+2 का रूट। और वैसे अगर आपको पता होगा कि जब भी मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 है तो उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और यहां अगर चेक भी कर लें हम, n की वैल्यू 1 रख के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 + 3 अगर इसको रख दे तो ये 1.732 आता है। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। निकल के लिए चेक करेंगे, निकल का एटॉमिक नंबर है 28 बच्चों। निकल के लिए अगर चेक करें एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन होगा, ऑर्गन के साथ 4s2 3d8 हो जाएगा। और निकल +2 कैसा होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो ये बच जाएगा 3d8। और 3d8 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अगर इसको अगर हम ड्रॉ कर दे, यहाँ ऑर्गन 4s0 जरूर कर दीजिएगा, 4s0 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 3d8 है बच्चों, तो इसको अगर हम ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम निकालें, म्यू = 2 × 2 + 2, n × n+2 कर दें, n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 2.83 ही आएगा। कैसे पता, एक ट्रिक बताता हूं। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। 4 के लिए 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे ही डायरेक्ट में लिख सकता था कि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। इसके बाद क्रोमियम के लिए देख रहे हैं, Cr+3 है, लिख के देख सकते हैं। Cr+3 का एटॉमिक नंबर 24 है और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s0 हो जाएगा। और उसी के साथ साथ डी में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 5 की जगह कितने हो जाएंगे, 2 और डी में D3 हो जाएगा। तो D3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। Mn+2 देखें 25 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s0 3d5 होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट सही नहीं हो सकता। वैसे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट आंसर जो होगा ओनली ऑप्शन 2 होगा। नाउ कम टू द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स ऑफ विच n = 3 एंड l = 3। क्वेश्चन है नीट 2016 से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 n = 3 एंड l = 1।
तो ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। इसके लिए m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, -1 हो सकती है m की वैल्यू, 0 हो सकती है n+1, 3 डिफरेंट वैल्यूज इट कैन हैव। तो यहां पर पूछा गया इलेक्ट्रॉन्स कितने फिट हो सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। अब बात हो रही है यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल हो गया है, थोड़ा लैंग्वेज जो है ना बहुत इसकी डेंजरस है। फिट इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एक ही हो गया है, ये बात ध्यान रखें, ऑर्बिटल एक फिक्स कर दिया है। तो एक ऑर्बिटल फिक्स कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये को लैंग्वेज में ऐसा लिख दिया गया है कि ऑर्बिटल एक ही है। यहां अगर ऑर्बिटल्स होता, ऑर्बिटल की जगह ऑर्बिटल्स होता तो फिर तीनों को हम कंसीडर करते हैं। अब यहां बोल दिया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल है, इस कॉन्फ़िगरेशन का एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक ले लिया गया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ही ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हो सकते हैं, तो 2 ही हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नीट 2020 का क्वेश्चन है हमारे पास, द कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 आयन इज, क्रोमियम +2 आयन है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। तो 24 से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑर्गन हो जाएगा, और उसके बाद 4s2 3d4 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली ये 3d4 नहीं होता, यहाँ 4s1 हो जाता है और यहाँ 3d5 हो जाता है। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है एक्सेप्शनली, क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ भी हाफ फील्ड कर दिया, यहाँ भी हाफ फील्ड कर दिया। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, +2 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 4s0 3d4 इसका कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 4 पॉइंट समथिंग आता है, ऐसे हम इसको भी याद रख सकते हैं। और अगर फॉर्मूला देख ले, मैग्नेटिक मोमेंट होता है n × n+2 का रूट, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे 4 × 4+2, तो करेक्ट आंसर इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटन के इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन है आपके सामने नीट 2018 से, क्वेश्चन कहता है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, कौन सा इनमें से गलत है। पहला दिया गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, तो नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, तो इनमें से कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए 1s2 सही है, 2s2 सही है, 2p3 में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जो भरे गए हैं ये सेम स्पिन के होने चाहिए थे, सेम स्पिन के होने चाहिए थे, यहाँ एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से भर दिया गया है, तो ये गलत है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड भी देख लेते हैं। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स, बिल्कुल सही है। ऑर्बिटल के लिए n, l और m 3 क्वांटम नंबर चाहिए होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m एंड s की भी जरूरत पड़ती है। s मतलब उसका स्पिन कैसा है, तो 4 क्वांटम नंबर चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 चाहिए ऑर्बिटल के लिए, सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज s ऑर्बिटल इज 0, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है h/2 पाई l × l+1 के रूट के बराबर, और s ऑर्बिटल के लिए l 0 होता है, ये s ऑर्बिटल के लिए l 0 होता है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0, l की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा, तो ये भी सही है। इसके बाद फोर्थ है द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0, तो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट सही है, ओनली गलत जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा गया था। नीट 2019 से क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में पूछा गया है 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स की एनर्जीज को अरेंज करना है। तो 4d हमारे पास है, 5p है, 5f है एंड 6p है। तो बच्चों एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल्स की उसको हम डिसाइड करते हैं n+l रूल से, और अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर n से डिसाइड करते हैं। तो यहां देख लेते हैं n की वैल्यू एंड l की वैल्यू, इसके लिए n 4 होगा, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 6, और l इसके लिए हो जाएगा 2 के इक्वल, इसके लिए 1 के इक्वल, इसके लिए 3 के इक्वल, इसके लिए 1 के इक्वल। तो अगर n+l देखा जाए तो इसके लिए हो जाएगा 6, इसके लिए 6, इसके लिए 8 और इसके लिए 7। तो n+ रूल में के अकॉर्डिंग देखें, n+l रूल के अकॉर्डिंग, तो यहां पर 4d 5p और उसके बाद हो जाएगा 6p एंड फिर मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी 5f की, तो मैक्सिमम 5f होना चाहिए। और मिनिमम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ तो सेम आ गया n+l, तो n+l सेम हो जाता है, तो उसके बाद n की वैल्यू से देखते हैं, जिसके लिए n छोटा उसकी एनर्जी कम,
तो 4D के लिए n छोटा तो इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन के साथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1।